नमस्कार है आप सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 11 हिस्ट्री पाठ पढ़ रहे हैं 10 मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन में हमने जो है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बारे में समझा और फिर वहाँ की परिस्थितियों को जाना और किस प्रकार से मूल निवासियों के द्वारा वहाँ पर आंदोलन किए गए और बदलाव की लहर चली। और उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा है मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वहाँ पर भी ये ब्रिटिश लोग हैं वहाँ पे गए और कैप्टन कुक अपने जहाज़ के माध्यम से वहाँ पहुँचा और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो है अपना रोजनामचा लिखा, अपनी डायरी लिखी और डायरी में उसने बहुत सारे मूल निवासियों के बारे में लिखा। वहीं धीरे धीरे कालांतर में ऑस्ट्रेलिया की हालत ये हो गई कि वहाँ पे मूल निवासियों के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया गया जैसा कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के साथ किया गया। उनकी ज़मीनों को ले लिया गया, ज़मीनों को छीन लिया गया, उनको भी जबरन है वो कह सकते हैं कि अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनकी पवित्र भूमि को उन्हें भी खोना पड़ा और अंततः समय के साथ बदलाव जैसे आता है तो यहाँ पर भी बदलाव की लहर आई, यानी मूल निवासियों के द्वारा जो है अपने लिए कुछ मांगे की गई, या कह सकते हैं कि ऐसे इतिहासकार, ऐसे मानवशास्त्री या फिर ऐसे अनुसंधानकर्ता जिनका ध्यान इन मूल निवासियों की तरफ गया और फिर उन्होंने मूल निवासियों के लिए जो है बदलाव की लहर या कुछ कानून की बात की कि अगर हम मूल निवासियों का ध्यान नहीं देंगे, मूल निवासियों को उनके अधिकार, उनके हक नहीं देंगे तो एक समय ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो ऐसे में इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति का जीवित रहना भी जरूरी है। तो इसके चलते बहुत सारे मानवशास्त्रियों ने मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी अध्ययन किया और फिर उनके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो हम इस बदलाव की लहर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारे इस पाठ का मूल निवासियों का विस्थापन का अंतिम बिंदु है, तो हम आज इसे समझते हैं। देखिए मूल निवासियों का विस्थापन पाठ और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जिसमें बदलाव की लहर जो हम देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले परिवर्तनों की होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं बदलाव की लहर क्या है। 1968 समय है 1968 का। एक मानवशास्त्री जिनका नाम है W.E.H. स्टेनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। अब इनका व्याख्यान क्या था और उनके व्याख्यान का शीर्षक जो था वो था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस यानी महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। जब इन्होंने ये व्याख्यान दिया तो संपूर्ण इस व्याख्यान को सुनने वाले सभी लोगों के मन मस्तिष्क में बिजली की तरंगें से दौड़ गई। कारण क्या था जानिए, देखते हैं कि इतिहासकारों का मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। यानी जैसे कि विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न अनुसंधान किए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मूल निवासियों के बारे में भी बहुत सारे जो है इतिहासकारों ने इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की, या वो जानते भी थे तो वो जानबूझकर चुप रहे। तो वो चुप्पी क्या थी, तो उन्होंने इसी के आधार पे W.E.H. स्टेनर ने अपने व्याख्यान में जो लिखा है जिसका शीर्षक दिया द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस यानी महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी कि जिस प्रकार से अमेरिका के मूल निवासियों की परिस्थितियों को समझा गया, अमेरिका के मूल निवासियों की संस्कृति और सभ्यता को जानने की कोशिश इतिहासकारों के द्वारा की गई, अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा की गई, वैसे ही इतिहासकारों ने यहाँ के मूल निवासियों के बारे में भी जो है जानना चाहा। उनको जानने की ललक या लालसा उनके अंदर जगी। उन्हें मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में जानना था। अब वो उनके इतिहास को क्यों जानना चाहते थे, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि ये समुदाय है, इनकी क्या विशेषताएं और इनके अंदर क्या खास गुण हैं। उन खास गुणों को वो समझना चाहते थे, यानी वो उस समुदाय का अध्ययन करना चाहते थे, उस समुदाय की विशेषताओं का अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए उनके अंदर जो है जिज्ञासा जगी इन मूल निवासियों की संस्कृतियों को जानने का। अब यहाँ पे हमने उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत भी पढ़ा है कि ये मूल निवासी जितने भी होते थे इनके अंदर विशिष्ट गुण होते थे।
ये प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों को जानते थे। वो जानते थे, जैसे वो कई बार ऐसा अंदाजा लगा लेते थे कि वो तारे देखकर दिशा का ज्ञान लगा लेते थे। वो मौसम का ज्ञान का पता उनको होता था। उनको प्रकृति की समझने के अंदर, क्योंकि वो प्रकृति के काफ़ी करीब रहते थे और जंगलों के नज़दीक रहते थे, तो वो उदात्त उत्तम जंगली थे और सच्चे सरल लोग थे। और जंगल के करीब रहने से, प्रकृति के करीब रहने से उन्होंने प्रकृति को समझ लिया था और प्रकृति को समझने की क्षमता उनके अंदर अच्छी तरह से मौजूद थी। वो जान लेते थे कि कब भूकंप आएगा या कब बारिश होने वाली है, कब तूफान की स्थितियां पैदा होने वाली। वो धरती की उर्वरता का पता लगा लेते थे, वो मौसम का ज्ञान लगा लेते थे। तो ये सारा विशिष्ट ज्ञान उन सभी समुदायों के पास था जो उत्तरी अमेरिका के अंदर थे। तो ऐसे ही यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, उनके अंदर भी ये सारा ज्ञान मौजूद था। वो भी अपनी इन परिस्थितियों के आधार पर पता लगा सकते थे कि क्या मौसम में बदलाव आने वाले हैं। तो इन्हीं की इन विशेषताओं को चलते हुए इन मानव वैज्ञानिकों ने या मानव शास्त्रीय अध्ययन करने वाले जो इतिहासकार थे, उन्होंने इन समुदायों को समझने के लिए, उनकी सभ्यता संस्कृति के साथ ही उनकी ये विशेषताएं समझने के लिए उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिनके पास उनकी अपनी कथाएं, उनकी कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार था। ये वो मूल निवासी थे जिनकी अपनी सभ्यता थी, अपनी संस्कृति थी, अपनी अतीत की कथाएं थी और कपड़ा साजी यानी कपड़े बनाने की कला, चित्रकारी, चित्र बनाने का अनूठा ढंग था। इसके अलावा हस्तशिल्प, हाथ से काम करना, यानी कि हस्तशिल्प से तात्पर्य है जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, जो भी उस समय के दौरान जैसे लकड़ी या औजार वगैरह बनाना, तो जो भी वो हाथ के कारीगर थे, हाथ की कारीगरी से जो काम उनको करना आता था, जो कौशल उनके पास था, वो सारा का सारा ये मानव वैज्ञानिक है वो समझना चाहते थे। वो मूल निवासियों का अध्ययन करना चाहते थे। वह भंडार सराहने, आदर और अभिलेखन के योग्य था। यानी कि उनकी जो विशिष्टताएं थी, उनकी अतीत की कथाएं थी, उनके अंदर ये सारी कलाएं जो मौजूद थी, तो उसको लेकर मानव वैज्ञानिक ये कहते हैं या उनका ये मानना है कि उनकी ये विशिष्टताएं सराहने के योग्य थी, यानी वो तारीफ़ काबिल है। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि वो आदर के योग्य हैं, यानी उनकी कला, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, वो जंगलों में रहने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ कलाएं मौजूद थी, तो वो कलाएं आदर के योग्य थे। अभिलेखन के योग्य, अभिलेखन यानी कि जिसे लिखना, इतिहास में लिखने योग्य थी, जिसको लेखन के माध्यम से उकेरा जा सकता है, अर्थात जिसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है। तो ये उनका इतिहास था, वो वास्तव में लिखने योग्य था, क्योंकि उनके इतिहास की कुछ विशिष्टताएं थी। इन सब की तह में वह ज़रूरी सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक व्हाट वरंट बी टोल्ड, वाई वरंट बी टोल्ड, अर्थात हमें बताया क्यों नहीं गया। हेनरी रेनॉल्ड्स ने एक तरह से शिकायती लहजे में बताया कि हमें क्यों नहीं बताया गया। ये वो मानव वैज्ञानिक थे जिनकी मूल निवासियों के समुदाय को समझने की ललक जगी। उनकी कामना थी कि वो इनकी सभ्यता और संस्कृति को जाने, और जब उन्होंने जाना कि वास्तव में उनका इतिहास है वो भंडार, उनके पास जो है विशिष्ट भंडार भरे पड़े हैं, ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं, उनकी कथाओं का भंडार है, उनकी अपनी कला कौशल का भंडार है और वो सराहने योग्य है, वो तारीफ के काबिल है। और तब उन्होंने अपनी जो बात कही है, अपनी पुस्तक जो लिखी है वाई वरंट बी टोल्ड, यानी कि हमें बताया क्यों नहीं गया, यानी हमें मूल निवासियों के इतिहास के बारे में क्यों नहीं बताया गया, हमें क्यों वंचित रखा गया उनके वास्तविक इतिहास के लिए। इस किताब में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस ढर्रे की भर्त्सना की गई थी जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी गई। ये स्वयं एक जो है यूरोपियन इतिहासकार है, लेकिन जब उन्होंने मूल निवासियों को या मूल निवासियों के समुदाय को समझने की जब उनके अंदर जो ललक जगी और उसके बाद जो उन्होंने मूल निवासियों के इतिहास को जाना, तो उनके अंदर एक कह सकते हैं कि एक शिकायती लहजा आ गया कि हमको क्यों नहीं बताया गया। और फिर ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के बारे में जो उन्होंने पढ़ा था और उन्होंने उसकी भरपूर कह सकते हैं भर्त्सना करना, यानी कि उनकी आलोचना करना। तो उन्होंने आलोचना की, क्यों आलोचना की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास है, जब ब्रिटेन वासियों ने उसे खोजा था, ऑस्ट्रेलिया की जब खोज की गई थी और खोज के आधार पर कैप्टन कुक है जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो हालांकि कैप्टन कुक ने जो है मूल निवासियों के बारे में, उनके दोस्ताना रवैये के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की जो शुरुआत जो मानी जाती है वो कैप्टन कुक के आगमन के बाद की मानी जाती है। तब
जो है इतिहासकार हेनरी रेनॉल्ड्स ये कहते हैं कि हमको क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि इतिहास इससे भी पुराना था, न कि कैप्टन कुक ने जो लिखा वो इतिहास था, बल्कि इतिहास की शुरुआत तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, बरसों पहले, सदियों पहले हो चुकी थी, हजारों सालों पहले हो चुकी थी। तो फिर ऑस्ट्रेलिया का इतिहास कैप्टन कुक के आगमन के साथ ही क्यों माना जाए, तो ये उनको शिकायत थी। तो उन्होंने अपनी पुस्तक है वाई वरंट वी टोल्ड के माध्यम से अपना ये लहजा दिखाया है कि हमको क्यों नहीं बताया गया। तो उनके अनुसार कि इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की शुरुआत कैप्टन कुक की खोज से नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये है कि कैप्टन कुक के जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया का इतिहास है वो लिखा गया होगा, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति थी, जिसमें कैप्टन कुक ने उस सभ्यता और संस्कृति को अपने इतिहास में बताने की बात नहीं मानी है, बल्कि उन्होंने जो है वहाँ का इतिहास है यूरोपीय लोगों के आगमन के बाद की शुरुआत को माना है। तो इसके कारण जो है हेनरी रेनॉल्ड्स ने इस बात के प्रति उन्होंने अपना रवैया इस प्रकार से रखा। उसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयी विभागों की स्थापना हुई। उसके बाद जैसे हेनरी रेनॉल्ड्स जैसे व्यक्तियों ने अपनी आवाज़ें उठाई, इसके साथ ही मानवशास्त्री थे W.E.H. स्टेनर जैसे व्याख्यान जिन्होंने कि द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस यानी महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी, जैसे ऐसे ऐसे मानवशास्त्री, ऐसे ऐसे इतिहासकार जब सामने आए तो उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को लोगों के सामने रखा, और उसके चलते वास्तव में जो है विश्व के जो मानव वैज्ञानिक थे या जो इतिहासकार थे उनके अंदर मूल निवासियों की संस्कृतियों को जानने के लिए जो है ललक जगी, और इसके चलते विश्वविद्यालयी विभागों की स्थापना हुई, जिसमें मूल निवासियों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में अध्ययन किया जाएगा, ऐसा उसमें जो है रखा गया, प्रोसीजर रखा गया। कला दीर्घाओं यानी आर्ट गैलरीज में देशी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई। अब उन्होंने जो लोग इस अध्ययन में रुचि रखते थे उनके माध्यम से विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना की गई, और इन विश्वविद्यालय स्थापनाओं के अंतर्गत जो प्राचीन आदिम समुदाय हैं उनकी कलाओं के लिए आर्ट गैलरीज बनाई गई। आर्ट गैलरीज यानी उनसे संबंधित जितनी भी आर्ट, जितनी भी कलाएं हैं उसको इकट्ठा करके वहाँ पे जो है लाया गया, उनकी सभ्यता और संस्कृति को समझने का प्रयास किया गया, और कला दीर्घाएं लागू यानी प्राचीन चीज़ों को, प्राचीन उनके बनाए गए हस्तशिल्प के जो तरीके थे, उनकी चित्रकारियाँ, उनकी अन्य कलाएं, उनके कपड़ा साजी बनाने या उनके कपड़े बनाने की कलाएं, उनके रंग रोगन की कलाएं, उनका पेंट करने का तरीका, बहुत कुछ ऐसा था जिसे कला दीर्घाओं के रूप में सामने लाया गया, और फिर उनकी सभ्यता और संस्कृति को समझने का प्रयास है। इन आर्ट गैलरी में जो विभिन्न प्रकार की जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई, उन प्रदर्शनियाँ, कला दीर्घाओं का अर्थ होता है प्रदर्शनियाँ, ठीक है। तो जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई उन प्रदर्शनियों में जो है उनकी सभ्यता और संस्कृति को, उनकी आर्ट, उनकी कला के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया। देशी कलाओं या देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई, यानी उनसे संबंधित ऐसी सारी चीज़ों को उसमें लागू किया गया, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो कपड़ा बनाने की कलाएं हैं, चाहे अन्य जो भी कौशल उनके अंदर मौजूद था, उन कौशल से संबंधित चीज़ों को इकट्ठा किया गया और आर्ट गैलरी में लगाया गया। देशी संस्कृति को समझाने वाले कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालयों में जगह बनाएगी कि प्राचीन जो सभ्यता और संस्कृति वर्तमान में विलुप्त होती जा रही है, उस सभ्यता की पहचान के लिए इन कला दीर्घाओं का आयोजन किया गया, और उसके लिए विभिन्न कमरों को बनाया गया, जिसमें विभिन्न सभ्यता और संस्कृति से संबंधित संग्रहालय में उनके लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए। उन कक्षों के अंतर्गत जो है समुदाय से संबंधित कलाओं को वहाँ प्रदर्शित किया गया या उन्हें संग्रहित करने का प्रयास है इस विश्वविद्यालय विभागों के अंतर्गत की गई। मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहास को लिखना शुरू किया है। अब जब विश्व के विभिन्न इतिहासकार और मानवशास्त्रियों का ध्यान, समाजशास्त्रियों का ध्यान इन समुदाय, इन समाज की तरफ गया, तब जाके मूल निवासियों को उन्होंने प्रेरित किया, और मूल निवासियों को प्रेरित करने के बाद जैसे उन्होंने पढ़ना लिखना जो भी इन्होंने शुरू किया, ये जो है हांसी से हटकर आम जनजीवन की जब शुरुआत उनके जीवन में हुई, तब उन्होंने जो कह सकते हैं ये मूल निवासी, इन्होंने अपनी सभ्यता, अपने अतीत, अपने जीवन के इतिहास, अपने पुरखों या पवित्र पुरखों के इतिहास को लिखने का कार्य उन्होंने शुरू किया। ये एक अद्भुत प्रयास था, कह सकते हैं कि ये मानव वैज्ञानिकों के द्वारा, या ये जो समुदाय को समझना चाहते हैं, जो अच्छे इतिहासकार कह सकते हैं, जिनका ध्यान इन समुदायों की तरफ गया है, तो उन्होंने इनकी परंपराओं को जीवित रखने के लिए इन मूल निवासियों को प्रेरित किया, और ये एक अद्भुत प्रयास था।
ये प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृतियों की अनदेखी बदस्तूर जारी रहती तो इस समय तक उसका काफ़ी कुछ विस्मृतियों की गर्त में जा चुका होता। विस्मृति अर्थात सब कुछ भुलाया जा चुका होता, अर्थात उनकी सभ्यता और संस्कृति नष्ट भी काफ़ी हो चुकी होती। लेकिन जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों का, इन जो है मानवशास्त्रियों का ध्यान गया तो उन्होंने उनकी सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया। अन्यथा उनका इतिहास है आज हमें नहीं मिलता, उनका इतिहास हो चुका होता। 1974 का समय है और 1974 से बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही। अब ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति क्या है? बहुसंस्कृतिवाद। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विभिन्न समुदाय थे। अब उसमें उन समुदाय में थे एक तो मूल निवासी जो वहाँ के स्वयं थे, वहाँ का उनका अपना प्रदेश था। इसके अलावा यूरोपियन गए। अब यूरोपियन में भी मुख्य रूप से ब्रिटिश थे, अन्य लोग भी यूरोप के लोग हैं वो इधर गए। इसके अलावा एशिया के लोग गए, तो उत्तरी एशियाई दक्षिणी एशियाई लोगों के समूह यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही चीनी जो लोग यहाँ पे कुली के रूप में गए थे, काम करने के लिए मजदूरों के रूप में गए थे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो संस्कृति है वो ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति कैसी है? बहुसंस्कृतिवाद संस्कृति माना गया, जिसमें विभिन्न समुदाय, विभिन्न देशों के लोगों ने यहाँ पर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को रचा बसा के रखा और साथ में यहाँ पे अपनी अपनी संस्कृतियों को सबने जीवंत बनाया। तो यहाँ की संस्कृति है वो बहुसंस्कृतिवाद है कि यहाँ यूरोपियन लोग भी रहते हैं, मूल निवासी भी हैं, दक्षिण एशियाई उत्तरी एशियाई लोग भी रहते हैं और यूरोप के खासतौर से ब्रिटिश लोग और इसके अलावा भी यूरोप के जो अनेक देशों से जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख किया था वो यहाँ पर रहे। तो इस प्रकार से वहाँ की सभ्यता या संस्कृति बहुसंस्कृतिवादी मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही है जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के अप्रवासियों की भांति की संस्कृतियों को समान आदर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में सभी संस्कृतियों को समान आदर की बात है, यहाँ की राजकीय नीति के तहत रही है, या सभी को समानता का दर्जा है ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा। मानवाधिकार, अगर आप देखेंगे तो मानव अधिकार क्या है? तो मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वो अधिकार जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ये चर्चा की गई या ये बात की गई जिसमें मानव अधिकारों की बात की गई। अब मानव अधिकार वो अधिकार है कि हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार या कह सकते हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना रहन सहन, अपना खाना, अपना पीना, जो भी, और सांस लेने का अधिकार। तो जो प्रकृति प्रदत्त अधिकार जो होते हैं, ठीक है, मानव अधिकार में क्या है? प्रकृति प्रदत्त अधिकार कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तो यहाँ पर जब संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार की बात चली तब ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया। जब यह मानव अधिकार की सभी को जीने का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, तब जाके मूल निवासी जो ऑस्ट्रेलिया की जो जनता थी, अब उनको लगा कि जब, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ी, सभ्यता उनकी विकसित हुई, वैसे वैसे उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास को समझा, कनाडा के इतिहास को जाना, न्यूजीलैंड के इतिहास को जाना। तो उस आधार पे उन्होंने ये महसूस किया कि वहाँ के लोगों ने, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा हो, वहाँ के लोगों ने जो है इन यूरोपीय लोगों द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया गया, भूमि अधिग्रहण से तात्पर्य जो उनकी भूमि को लिया गया, भूमि को बेचा गया, भूमि को हस्तांतरित किया गया, तो उसके लिए औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया था। बाकी लोगों ने, जो यूरोप के लोगों ने अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे अगर इस प्रकार का भूमि अधिग्रहण किया था तो बहुतों से तो उन्होंने हालांकि भूमि को छीना था और मजबूरन मूल निवासियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा था। बहुतों से उन्होंने खरीदा था, भूमि को सस्ते दामों में खरीद लिया और उनको उचित मूल्य नहीं दिए, और साथ में उन्होंने दस्तावेज बना लिए। दस्तावेज जिसे हम कह सकते हैं रजिस्ट्री करवाना, तो उन्होंने औपचारिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्री करवा ली, उसके आधार पर वो उसके जो है कानूनी मालिक बन गए। तो ऐसे में मूल निवासी अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जैसे हम भी, अगर हमारा कोई भी, मान लो कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे
किसी ने ज़मीन बेच लेनी है या किसी ने ज़मीन बेच ली, किसी ने अपना प्लॉट बेच लिया और प्लॉट बेचने के बाद जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसे खरीद लेता है। खरीद लेने के बाद जो भी दोनों के मध्य समझौता पत्र तैयार हो जाता है कि मैंने ये ज़मीन है उसको बेच दी है, अब उसके पास उसका मालिकाना हक है और मैंने उसमें अपना साइन करके उसको सौंप दिया, तो अब मेरा उससे मालिकाना हक है वो हट जाएगा और कानूनी रूप से वो दस्तावेज जो मैंने उसको हस्ताक्षरित करके दिया है वो उसका मालिक बन गया। अब मैं उसके ऊपर दोबारा से जो है अपना मालिकाना हक नहीं जता सकती। तो ठीक यहाँ पर भी अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड के अंदर जो भी यूरोपीय लोग गए तो वहाँ पे मूल निवासियों से उन्होंने इसी प्रकार के दस्तावेज तैयार कर लिए थे, औपचारिक दस्तावेज, और उसके बाद वो वहाँ के स्थायी निवासी तो बने ही बने और साथ में उन भूमि के वास्तविक मालिक भी बन गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इतिहास है इसके विपरीत था। ऑस्ट्रेलिया में जो भूमि यूरोपीय लोगों के माध्यम से ली गई थी उसका कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं था। तब मूल निवासियों को ऐसा लगा कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने किसी भी प्रकार का समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया था। तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने इस हेतु अपने प्रयास है वो जारी किए। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की भूमि को टेरा न्यूलिस, अब ये प्रश्न भी आ सकता है टेरा न्यूलियस क्या है, तो टेरा न्यूलियस कहती है ये, यानी कि वहाँ की सरकार जो ऑस्ट्रेलियन सरकार थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भूमि को टेरा न्यूलियस माना है। और टेरा न्यूलियस का मतलब है कि ये जमीन किसी की नहीं है, अर्थात खाली जमीनें पड़ी थी, इसके लिए हमने इसके ऊपर अधिकार कर लिया, यानी अब हम इसके मालिक हैं। तो जो किसी की नहीं है उसके ऊपर कोई भी अधिकार कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि लावारिस भूमि माना गया और लावारिस के ऊपर कोई भी अधिकार कर सकता है। तो टेरा न्यूलियस है ऑस्ट्रेलिया की भूमि को माना गया था। लेकिन अब मूल निवासियों ने समझौता पत्र या भूमि अधिग्रहण के बारे में जो है उनकी आंखें हैं वो खुली है, या कह सकते हैं उनके अंदर ये सोच है वो जगी। इसके अलावा वहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले मूल निवासी यूरोपीय बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी रहा है। देखिए वहाँ यूरोप के लोगों ने एक तो उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया और ऊपर से उन्होंने ये कहा कि ये टेरा न्यूलियस है, अर्थात ये ज़मीन किसी की नहीं है, तो ये हम अपने अधिकार में ले सकते हैं। तो उन्होंने ज़मीनों को तो छीना, यहाँ पे मूल निवासियों से कोई भी जो है हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं तैयार करवाए गए। और दूसरा, उन्होंने यहाँ पर जो मूल निवासी जो रहते थे ये आदिवासी और बहुत सारे यूरोपीय लोग यहाँ गए, तो उनसे जो हाइब्रिड बच्चे हुए या कह सकते हैं मिश्रित रक्त वाले, जिसमें मूल निवासी और यूरोपीय लोगों की मिश्रित मिली जुली संतान जो हुई, उन संतानों के साथ, उन बच्चों के साथ भी एक क्रूरतापूर्ण इतिहास रहा था, यंत्रणापूर्ण इतिहास। यानी वो ऐसे बच्चे थे जो कि यूरोप और मूल निवासियों के और यूरोपीय लोगों की मिली जुली संतान थे, जिसके कारण इन बच्चों को न तो उन यूरोपीय लोगों ने पूरा कह सकते हैं कि सम्मान दिया, न ही उन्हें अपने बराबर समझा। तो ऐसे में उन बच्चों के साथ उन्होंने अनुचित व्यवहार किया और मूल निवासियों से उन बच्चों को छीन भी लिया। तो ऐसे में उन बच्चों के साथ उनका इतिहास है वो काफ़ी दुख भरा रहा, काफ़ी यंत्रणापूर्ण है वो रहा, और इस इतिहास को जो है इतिहास में छुपा दिया गया, इस अतीत को इतिहास में छुपा दिया गया कि वास्तव में उन बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है वो हुआ था। इस सवाल पर खड़े हुए आंदोलन के कारण तहकीकातें शुरू हुई और बाद में जब इतिहासकारों का ध्यान इस तरफ गया तो उन्होंने इसके बारे में खोजबीन शुरू की कि वास्तव में ऑस्ट्रेलिया का इतिहास क्या है। और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक निर्णय तो ये लिया गया कि इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का जमीन के साथ साथ जो कि उनके लिए पवित्र है, यानी वो जमीन जो यूरोपीय लोगों ने छीन ली है या उसके मालिक बन बैठे हैं, तो एक तो ये मूल निवासियों की जमीनें थी और ये उनकी पवित्र भूमि थी। क्यों पवित्र है? क्योंकि ये अपने पूर्वजों की भूमि है, पुरखों की भूमि है, विरासत की भूमि है, और ऐसे में उनका उस भूमि से गहरा संबंध है, गहरा नाता है। तो उस पवित्र भूमि को कैसे छीना गया उसके बारे में जो है तहकीकातें शुरू की गई या खोजें शुरू की गई कि किस प्रकार से उनका इतिहास है वो दारुण रहा या कह सकते हैं यंत्रणापूर्ण रहा और मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा। क्योंकि ये कुछ भी हो, यूरोपवासी तो बहुत बाद में गए थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन वास्तव में तो जो है मूल निवासी वहाँ के थे, तो उनका हक बनता था और वही उनकी पवित्र भूमियों को यूरोपवासियों ने छीन लिया। तो इसके बारे में तहकीकात है वो हुई, खोजबीन हुई। इसका आदर किया जाना चाहिए कि मूल निवासियों को उनकी ज़मीनों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो इसी के बलबूते पर आज
समृद्ध बने थे, सुसंस्कृत बने थे, सभ्य तो थे उनकी नज़रों में, लेकिन फिर भी उन्होंने मूल निवासियों की ज़मीनों से अपने आप को धनाढ़ बनाया था, अपने आप को संपन्न बनाया था, अपने आप को सिविलाइज्ड बनाया था। तो ऐसे में इतिहासकारों का ये मानना है कि मूल निवासियों से जो ज़मीनें ली गई है तो मूल निवासियों और उनकी ज़मीनों को पवित्र मानकर उनका आदर किया जाना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो था कि पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, यानी अतीत में जो मूल निवासियों के साथ जो व्यवहार हुआ था उसे तो अब भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन गोरे और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश कर बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उनके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। ऐसा तथ्य भी सामने आया कि जो मिलीजुली संतान थी मूल निवासी और यूरोपीय लोगों की, और ऐसे में उन रंग बिरंगे बच्चों को, यानी जो बच्चे गोरे हो गए उन्होंने, गोरे लोगों ने उनसे छीन लिया मूल निवासियों से और उनको अधिकार नहीं दिए, और या फिर उनके साथ जो है बुरा बर्ताव किया गया, उनको मारा पीटा गया। जो भी उनका इतिहास है वो काफ़ी छुपा लिया गया है, तो हम उस इतिहास को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी इतिहास में ये बात चली है कि जो अन्याय ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ, उनके बच्चों के साथ जो हुआ है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। और इस प्रकार से अब मूल निवासियों के जीवन की जो घटनाक्रम जो हो चुका उसे जो है पूरी तरह से जो है धोया तो नहीं जा सकता, अर्थात उसे भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एक सुधार की कोशिश है वो अवश्य की जा सकती है। इसके साथ ही एक कथा आती है जिसमें लेखिका है जूडिथ राइट। ये ऑस्ट्रेलियाई लेखिका है और ये वो लेखिका है जिसने मूल निवासियों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज़ है अपनी बुलंद की थी। यानी है तो ये यूरोपीय है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी और वहाँ की नागरिकता के आधार पे उसे यहाँ के मूल निवासियों से गहरी सहानुभूति थी, सिंपैथी थी जिसे हम कह सकते हैं। और उन्होंने जो है, इस लेखिका ने जो है मूल निवासियों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज़ बुलंद की और गोरे और मूल निवासियों को अलग अलग रखने से होने वाले कई नुकसान को लेकर उन्होंने अपनी कई कविताएं भी लिखी है। तो इसमें एक कविता का छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है, हम उस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। और वो लिखती है इस कविता के अंतर्गत कि एक मूल निवासी है जो उसकी सहेली है और उसके प्रति जो ऑस्ट्रेलियन लेखिका है जूडिथ राइट, उनकी क्या उसके प्रति विचार है, वो विचारों को बता रही है कि विदीर्ण हृदय वाली मेरी बहन कहती, विदीर्ण यानी दुख से भरे हुए हृदय वाली मेरी बहन कहती। ये नहीं, ये कौन है मेरी बहन कहती? ये एक मूल निवासी है जो उसकी सहेली बनी थी। मैं नहीं जानती कि कागज की छाल पर लिखी तुम्हारे सपनों के समय की हर्ष और विषादमय कहानियों के लिए मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ। कि वो अपनी मन की व्यथा को बता रही कि मैं नहीं जानती कि कागज़ की छाल पर, अर्थात मैं कागज़ के कुछ पन्नों पर ये कहानी जो लिख रही हूँ तुम्हारे सपनों के समय की, यानी तुम्हारे साथ जो अत्याचार हुआ, तुम्हारे हर्ष और विषादमय कहानियों के लिए, यानी सुख और दुख की कहानियों को मैं जो अपनी इस घटनाक्रम को, जो मूल निवासियों के जीवन को उसने समझा था, लेखिका ने समझा था, और उसकी सहेली बहन जिसे वो मानती थी कैथी के बारे में वो लिखती है कि तुम्हारे सुख दुख की कहानियों को मैं देखती हूँ करीब से, तो मैं उसे लिखने का कोशिश करती हूँ या लिखने की कोशिश करती हूँ, कागज़ पर उन पंक्तियों को लिखने की, उभारने की कोशिश करती हूँ। और वो कहती है कि तुम्हारे सपनों में, सपनों का सुख और दुख का जो समय है उसके लिए जो मैं लिख रही हूँ उसके लिए मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ, यानी तुम्हारी कहानी के लिए कि आज मैं जिसको कविता बना रही हूँ उसके लिए तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ। तुम गहरी रंगत वाले उन बच्चों में से एक थी, अर्थात तुम मूल निवासी थी, क्योंकि गहरी रंगत वाले यानी डार्क कलर, गेहुआ रंग, और तुम भी उसमें से एक थी जो बाद में उसकी सहेली बन गई, जिसके साथ खेलने की मुझे इजाज़त नहीं थी, यानी वो अंग्रेज थी। और ऐसे में मूल निवासियों और ब्रिटिशों के मध्य, या यूरोप के लोग हैं, मूल निवासी काले थे उनकी नज़रों में और गेहुआ रंग था उनका, और ब्रिटिश जो थे वो बहुत गोरे थे, और ऐसे में वो उनके प्रति भेदभाव का रवैया उनके परिवार के माध्यम से रखा जाता था, जिसमें लेखिका जब छोटी थी तो उसे भी कैथी के साथ खेलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसने जिद पकड़ी होगी तो ऐसे में उसके परिवारजनों ने बाद की परिस्थितियों को देखते हुए उसके साथ उसे खेलने की इजाज़त दी। तो जिसके साथ खेलने की मुझे इजाज़त न थी, नदी तट पर अपना खेमा गाड़ने वाले गलत रंग के लोग, मैं तुम्हें गोरा न बना सकी। उसने ये कहा कि तुम कैसे लोग हो, वो यूरोपीय लोगों के लिए ऐसी जो है लेखिका या कैथी के जो मूल निवासी थे या कैथी और उसके परिवारजन थे वो नदी तट के इलाकों पर रहने वाले खेमे यानी कि
तंबू तान के रहने वाले जो लोग हैं या छोटे छोटे झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, और उनके अनुसार, यूरोपीय लोगों के अनुसार वो गलत रंग के लोग थे क्योंकि वो सांवले थे या वो गेहूं वर्ण के थे, और गोरे और गेहूं रंग के बीच में जो है कह सकते हैं कि कोई मेल मिलाप न था। तो वो लेखिका ये कहती है कि मैं तुम्हें गोरा न बना सकी, मैं तुम्हें गोरा न बना सकी, अर्थात मैं तुम्हें अपने बराबर न ला सकी, इसलिए काफ़ी देर में मैं तुमसे मिली, कि मैं बहुत बाद में मैं तुमसे मिली, काफ़ी देर से शुरुआत हुई जानने की, यानी बहुत समझदार होने के बाद लेखिका है वो उससे मिली है। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि जिन जमीनों को मैं इतना प्यार करती हूँ वह तुम्हारे ही हाथों से छीनी गई थी, यानी वो अपने पुरखों से ये कह रही है, जूडिथ राइट है, वो ये कहती कि मेरे पूर्वजों ने मुझे नहीं बताया कि आज जिस ज़मीन से मैं इतना प्यार करती हूँ वो तुम लोगों के हाथों से छीनी गई है, तुम्हारे पूर्वजों से छीनी गई है, तो मुझे नहीं पता था कि इसके वास्तविक अधिकारी तुम हो। तो इस प्रकार से वो अपनी कविता में ये लिखती है अपने मन की बातों को, और उन्होंने मूल निवासियों के हक या अधिकारों के लिए जो है इतिहास में अपनी आवाज़ अपनी कविताओं के माध्यम से बुलंद है वो की है। तो इस प्रकार से जो है जूडिथ राइट भी एक लेखिका है जिसने मूल निवासियों के लिए आवाज़ उठाई। तो ये था हमारा पॉइंट जो है मूल निवासियों का विस्थापन का अंतिम पॉइंट, और ऑस्ट्रेलिया के विकास का दौर, ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की लहर, इसको हमने समझा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा या आया होगा। धन्यवाद।